वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं आज की क्लास जिसका नाम है स्केलर और वेक्टर। तो जिस तरीके से हमने काइनेमैटिक्स पढ़ी थी जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में जाना, एक्सेलरेशन के बारे में जाना, लास्ट की क्लास में हमने स्लोप्स को निकालना जाना यानी कि प्रवणता निकालना जाना, हमने विस्थापन के बारे में जाना, दूरी के बारे में जाना, वेग कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, त्वरण क्या होता है, प्रवणता क्या होती है, क्या क्या चीजें क्या क्या बताएंगे उसके बारे में जाना। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर यानी कि अदिश और सदिश। अब ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि इससे भी ना एक आधा क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। है ये एक छोटा सा टॉपिक क्योंकि हम इसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। हम ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, उसके हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। तो जल्दी से पहले मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है, एंड देन शुरू करेंगे हम आज का अपना सेशन जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। तो जल्दी से दोस्तों कमेंट कर दीजिए एंड शुरू करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर। और मैं बता रहा हूं कि अभी आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जितने भी इसमें डाउट होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम इसमें आ रही होती है, वो सारी के सारे टॉपिक और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से मुझे बताएं कि आवाज अगर आपको आ रही है। बिल्कुल, चलिए तो शुरू करते हैं। बिल्कुल मंजेश कुमार, ओके। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि स्केलर क्या होता है यानी कि अदिश क्या होती है ना। 9th की क्लास, जब 9वीं क्लास में हम पहुंचे थे तो बहुत ही आसान ये टॉपिक लगा था। फिर सर 11वीं में ये क्यों इतना खतरनाक लगने लगा है, क्यों हमें इससे डर लगने लगी है, ऐसा क्या हुआ। तो बड़ा प्यार से और बहुत ही आराम से इस चीज को समझते हैं कि स्केलर यानी कि अदिश क्या होते हैं। दोस्तों अदिश की अगर मैं बात करूं, स्केलर की बात करूं, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे याद करते हैं। हम पहले इसको डेफिनेशन से समझते हैं, फिर इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की बात करेंगे कि सर स्केलर्स क्या होता है ना, कि स्केलर क्या होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं अदिश। तो दोस्तों 9वीं क्लास में हम लोगों को सीधे सीधे सिखा दिया जाता है कि यानी कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है, स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which have only magnitude, है ना। हमें सिंपल ये बताया जाता है कि वह भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण, है ना। ठीक है, तो हम बात करते हैं वह राशियां या वह भौतिक राशियां जिनके पास केवल, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। दोस्तों क्या होता है? परिमाण। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये परिमाण क्या होता है ना। इन पे दिशा नहीं होती, नाम में लिखा देखो अदिश, अदिश यानी कि दिशा नहीं होती। तो हम यहां पर एक छोटी सी पॉइंट में डाल के लिख लेते हैं नो डायरेक्शन, जिसके पास कोई दिशा नहीं होती, कोई दिशा नहीं। बात इसकी भी करेंगे क्या है क्या नहीं, कोई दिशा इसमें नहीं होगी, नो डायरेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि सर परिमाण क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये शब्द जो ये है, ये मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको एक छोटी सी भाषा में समझाऊं, बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारी भाषा में, तो दोस्तों मैं एक ताली मार के बताता हूं आपको, ठीक है। मैंने एक ताली ये मारी और एक ताली ये मारी। अब आपने दोनों में फील किया होगा कि कौन सी ताली तेज बजी। जैसे बोलते हैं ना, मारूंगा कान पे, हल्का मारूंगा या तेज मारूंगा। तेज मारूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका परिमाण ज्यादा होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो मैंने ये ताली मारी है हल्की सी, ये जो ताली मार रहा हूं इसका परिमाण कम है, इससे मुझे हल्की सी मतलब कम दर्द हुआ। लेकिन अगर मैं जोर से मारूंगा तो और ज्यादा तेज होगा। यानी कि परिमाण का मतलब आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू, उसका मान, कि मान कितना है। तो परिमाण का मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब, आप छोटी सी बात याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, और इसका मतलब अगर हम लेके चले तो मान यानी कि वैल्यू होगा, वैल्यू, सिंपल, कि कितनी वैल्यू है, कितना लगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बल लगा 5 न्यूटन का, मैंने किसी चीज को 5 न्यूटन के बल से खींचा, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, और किसी चीज को मैंने 10 न्यूटन के बल से खींचा। तो ये 5 और 10 मुझे क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, परिमाण बता रहा है। अब आप अंडरस्टूड है कि उधर से कोई खींच रहा है और इधर से कोई खींच रहा है, और इधर से किसी ने 10 न्यूटन का बल लगाया, यानी कि ज्यादा तेजी से खींचा होगा। जब इसको ज्यादा तेजी से खींचा होगा तो उसका परिमाण ज्यादा रहा होगा।
तभी उसने ज्यादा तेजी से खींचा। जैसे कई बार क्या होता है, हल्के से खींचना होता है और एक बहुत तेजी से खींचना होता है, तो बोलते अरे इतनी तेजी से मत खींचो। यानी कि होगा क्या, हमने उस टाइम परिमाण ज्यादा लगाया, तो परिमाण का मतलब मान हो गया, वैल्यू हो गई, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण होगा, जिनकी कोई दिशा नहीं होती, उनको हम कहते हैं स्केलर यानी कि अदिश। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप उदाहरण याद रखेंगे मास, दूसरा याद रखेंगे लेंथ, तीसरा आएगा टाइम। हालांकि ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत सारी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। आपको याद रखना है द्रव्यमान, इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसका हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50 केजी, तो परिमाण होता है। लंबाई, फिर आती है हमारे पास समय। तो ये छोटी छोटी राशियां तो हमारे पास हैं दोस्तों। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा आपके पास आएगा डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। पांचवा आएगा दोस्तों आपके पास स्पीड यानी कि चाल, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे वर्क यानी कि कार्य, और बहुत सारी चीजें हमारे पास हो सकती हैं एक्सेट्रा, हम धीरे धीरे देखते रहेंगे स्केलर वेक्टर क्या है, ये हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जिनके पास सिर्फ परिमाण है, जिनका मान है, जिनके पास सिर्फ मान वैल्यू होती है और इनके पास कोई दिशा नहीं होती। नाउ बात करते हैं वेक्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो जिसका नाम बोलते हैं सदिश। तो अगर हम इनको थोड़ा सा डिफाइन करें तो सदिश यानी कि इनके पास दिशा होंगी, वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है। तो अगर हम इनको इन शॉर्ट बोलना चाहें तो इनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, इनके पास ये दोनों चीजें होंगी। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है तो बात एकदम सही है, सदिश के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। लेकिन अगर किसी राशि के पास परिमाण और दिशा है पर तब भी जरूरी नहीं कि वो वेक्टर हो, वो सदिश हो। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना अनिवार्य है, जरूरी है कि भैया इनके पास परिमाण भी होगा और इनके पास दिशा भी होगी। परंतु ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जिनके पास मैग्नीट्यूड और इनके पास डायरेक्शन है, ऐसी शर्त नहीं है कि परिमाण और दिशा होने है तो ही वेक्टर होगा। इसके साथ एक कंडीशन और याद रखेंगे, वह राशि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती हो, यानी कि सदिशों को जोड़ने के जो नियम होते हैं उनका भी पालन करना अनिवार्य है। यदि ये उनका पालन नहीं कर रही तो वो राशि वेक्टर नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी है, पर अगर यही दो चीजें हैं हम तब भी इसको यूं नहीं कह सकते कि यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करना या इसको ओबे करना। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि सदिशों को जोड़ने के जो नियम होते हैं उनका पालन करना भी अनिवार्य है। एक सेकंड गाइस, सदिश को जोड़ने का नियम का पालन करना, भैया ये भी मैंडेटरी है। अगर ये नहीं हो रहा तो वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर कौन से होंगे, सदिश कौन से होंगे, जिन पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जिनके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, जिनके पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि सदिशों को जोड़ने का नियम पालन करना चाहिए। यदि ये तीनों चीजें हो रही हो तो थम्स अप वेक्टर, अगर दो चीजें हो रही हो तो वो वेक्टर नहीं। सर ऐसा कैसे कह सकते हो, आओ पहले उदाहरण की बात करते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हम लेते हैं इसमें विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। बात करेंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी।
विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है जी है। नेक्स्ट आती है वेलोसिटी यानी कि वेग। तीसरी आती है हम लोग के पास, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल के रखना, टॉर्क, जिसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। चौथा हमारे पास आएगा फोर्स यानी कि बल। बिल्कुल भैया, मैंने ऊपर खींचा, नीचे खींचा, आपके आगे कोई बुक रखी है, इसको उधर रख दो, तो आप बल लगा के उधर रखो। उधर, उधर का मतलब क्या, डायरेक्शन ही तो है। अपना हाथ उठाओ, उठाया, आपने इस बुक को ऊपर उठाओ तो उसने ऊपर उठाया। ऐसा तो नहीं किया ना कि ऊपर बोलो तो आपने नीचे रख दिया, नहीं। आपके आगे एक टेबल पड़ा है, आप इसको लेके अपने पास आओ। अपने पास का मतलब उसे उठा के लेके आओगे, ऑब्वियसली अपने पास कैसे लेके आओगे, उठा के लेके आओगे। तो जब आपने उसे उठाया तो आपने एक बल लगाया, उठा, उठा मतलब ऊपर की तरफ बल लगाया। अपने पास लाए तो अपने हाथ ऐसे लेके गए होंगे, ना कि यूं। तो अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन मिल रही है मुझे, पास, दूर, ऊपर, नीचे, हमेशा डायरेक्शन ऐसे तो देखी जाती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। भाई इससे तो देखते हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसी तरीके से आप डायरेक्शन देखते हो। तो मेरे पास, मुझसे दूर भी तो एक डायरेक्शन हुई। आप अगर यहां पे खड़े हो और किसी को बोलोगे मेरे पास आओ, तो आप उसको क्या डायरेक्शन दे रहे हो कि आपके पास आए, तो उसको दिशा मिल गई कि अच्छा आपके पास चलना है। आप किसी के पास खड़े, आप बोलोगे मुझसे दूर जाओ, तो आपसे दूर गया, इसका मतलब उसको डायरेक्शन दे रहे हो आपसे दूर जाए। वहां पे जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, इसका मतलब आप डायरेक्शन दे रहे हो, उसको दिशा दे रहे हो। उसको क्या पता नहीं तो कहां जाना है। बात समझ में आई। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। दिशा, फोर्स जो आप लगाते हो, बिल्कुल बल, बल एक प्रकार से सदिश राशि है, और इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इसमें, तो इत्यादि। अब हम बात करते हैं कि सर इनके पास क्या मैग्नीट्यूड है, हाँ है। इनके पास डायरेक्शन, हाँ है। सर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, बिल्कुल, ये सारे के सारे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। तो सर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, जिसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, पर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूफ नहीं करता, इसलिए उसको वेक्टर नहीं माना जाता? तो दोस्तों वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम कहते हैं वैद्युत धारा या विद्युत धारा, आई से हम इसको दर्शाते हैं। तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलते हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन चलता है, यानी कि सर करंट की तो दिशा है। 2 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का करंट, 15 एम्पियर का करंट, परिमाण भी है। भाई अंडरस्टूड है, 2 एम्पियर का करंट कम लगेगा, 15 वाला ज्यादा मजा देगा, मजा आ जाएगा, झटका लग जाएगा एकदम। तो सर इलेक्ट्रॉन की दिशा के, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट बहता है करंट, तो डायरेक्शन करंट के पास है। सर मैग्नीट्यूड भी है, 10, 15, 20 एम्पियर का करंट अगर लग गया तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, परिमाण भी है। पर सर ये फिर वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि हम करंट को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं जोड़ सकते। क्या कह रहा हूं मैं? हम करंट को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं जोड़ सकते, नहीं पालन करता, यानी कि ये सदिशों को या सदिश के योग का जो नियम है उसका पालन नहीं करता। इसलिए हमारे पास करंट जो है, जोड़ने मतलब योग होता है, करंट जो है वो वेक्टर नहीं होता, करंट वेक्टर नहीं होता। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि भैया करंट को जब हम किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो नॉर्मल अलजेब्रिक सम यानी कि बीजगणितीय योग सम से जोड़ेंगे, तो सीधे जोड़ देंगे, 2, 3, 5, 8 जितना भी बन रहा होगा, प्लस माइन के साइन लेके खत्म कहानी। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूफ नहीं करता, यानी कि यहां पर, या करंट को ऐसे लिख लेते हैं, धारा को सदिशों के जोड़ने के नियम से नहीं जोड़ा जाता, मतलब ऐड नहीं किया जाता, जोड़ना ना, जोड़ना घटाना वो वाला, ठीक है, जोड़ा जाता। इसलिए करंट भैया, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक, थैंक यू सो मच मंजेश, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक है,
ये हमारे पास एक अदिश राशि है। अदिश, अदिश यानी कि जिसपे, अब बोलोगे सर अदिश, अब बदल थोड़ी सकते हैं इसको, अदिश मतलब दिशा ही नहीं होती, दिशा तो होती है, लेकिन ये तीसरी चीज मैंडेटरी यहां पर फॉलो नहीं होती, इसलिए भैया धारा भाई साहब को हमने परे कर दिया, स्केलर रख दिया। तो ये बात समझ में आती है स्केलर और वेक्टर की। चलो ठीक है, अब स्केलर के पास तो मैग्नीट्यूड ही है और वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड है। तो सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको कैसे दर्शाते हैं, और सर वेक्टर को कैसे दर्शाएंगे? कोई चीज अलग अलग करने के लिए तो होगी, हम बार बार तो नहीं लिखने वाले स्केलर, बार बार तो वेक्टर नहीं लिखने वाले। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला फोर्स, तो मैं फोर्स के आगे वेक्टर वेक्टर तो नहीं लिखने वाला बार बार, इतना लंबा कब तक लिखेंगे? तो इन लोगों ने क्या किया, एक कन्वेक्शन बनाया साइंटिस्टों ने, और साइंटिस्टों ने बोला ठीक है हम लोग एक काम करते हैं कि इन चीजों को थोड़ा छोटे से लिखने में आपको बताते हैं। तो आपको कैसे दर्शाना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेक्टर को बताया कैसे जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि अगर हम बात करें सदिश दर्शाया कैसे जाता है, दर्शाया कैसे जाएगा। अब तो दर्शाने के लिए कुछ नहीं किया भाई साहब, दर्शाने के लिए इन्होंने क्या बोला, देखो कुछ नहीं करना, देखो अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो क्या समझे इससे, सर एक लाइन है, अब मैं बोलूं ये लाइन इधर जा रही है तो आप कैसे मानोगे उधर जा रही है लाइन, मैं बोलूं ये लाइन उधर जा रही है तो आप बोलो सर आपने ऐसे बनाई तो ये इधर जा रही है, तो मैं ऐसे बना दूंगा इसका मतलब उधर जाएगी, नहीं। सोचने वाली बात है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, माना एक लाइन बना दी, तो ये लाइन जा किधर रही है, उधर की तरफ या इधर की तरफ, आप बोलोगे कैसे पहचानोगे? तो इस लाइन को पहचानने के लिए अपन ने दे दिया एक एरो, एक एरो लगा दिया। अब इस एरो की जो मुंडी है यानी कि जो सर है यानी कि हेड है, इसकी डायरेक्शन बताएगी ये कहां जा रहा है। अब आप, मैं ऐसे बना दूं ना एक एरो, या ऐसे बना दूं एक एरो, एक ऐसे बना दूं तो आपको समझ में आ रहा होगा ऊपर, ऐसे समझ में आ रहा होगा नीचे। तो एरो जो होता है इससे दर्शाया जाएगा एक वेक्टर को, एरो से, एरो एरो। तो ये है एरो की हेड यानी कि जिसको हम कहते हैं सिर, मुंडी, और ये है एरो की टेल यानी कि पूंछ यानी कि पैर। तो एरो की टेल आपको बताएगी कि वेक्टर कहां से शुरू हुआ और किधर की तरफ गया, और एरो की मुंडी बताएगी कहां जा रहा है, उसकी दिशा कहां है, उसकी डायरेक्शन कहां है। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने यहां पर दो एरो बना दिए, छुटकू और बड़कू, छुटकू बड़कू दो एरो हैं। तो एरो की जो लंबाई है ये बताएगी आपको परिमाण। देखो मैंने किसी चीज को अपनी तरफ खींचा, देखो है ध्यान से देखना, ये इस चीज को खींच रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने इसको किसी अपनी तरफ इधर की तरफ खींचा, तो मैंने बल किधर लगाया, इधर की तरफ। मैंने इसको बड़ी तेजी से खींचा, फील लेना बात का, मैंने इसको अपनी तरफ इधर किया, मैंने अपने ऐसे खींच लिया ऐसे, ठीक है। मैंने इसको कैसे खींचा, ऐसे खींचा, तो ये भी बल लग रहा है, ये भी बल लग रहा है, दोनों में बल लग रहा है। जो तेजी से खींचा होगा उसका परिमाण ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जो हल्के से खींचा होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो एरो की लंबाई बताएगी कितनी, उसकी लंबाई क्या बताएगी, उसका परिमाण क्या है। एरो की लंबाई बताएगी परिमाण क्या है। जैसे मैंने इसे खींचा तो किसका परिमाण ज्यादा था, जो तेजी से खींचा, तो तेजी से खींचा यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बताएगी। तो एरो की लंबाई, ध्यान से सुनना, लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई किसकी, एक एरो की, एक एरो यानी कि एक तीर की लंबाई आपको बताएगी मैग्नीट्यूड। क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बताएगी। परिमाण मतलब वैल्यू, 10 20 15 20 50, ठीक है, ये परिमाण बताएगी। और एरो का जो हेड है वो बताता है डायरेक्शन, वो बताएगा दिशा। तो एरो का हेड क्या बताएगा, एरो का जो हेड है वो बताएगा डायरेक्शन। यानी इस तीर की, जो ये तीर है इसकी जो मुंडी है, यानी कि तीर बोलो एरो बोलो जो भी बोलो, ठीक है, चलो मैं तीर ही लिख देता हूं। इस तीर का जो सिर है
वो बताएगा आपको उसकी दिशा। चलो सर समझ में आ गया, यानी कि इसमें और इसमें ये वाला जा दोनों उधर ही रहे हैं, जा दोनों के दोनों उधर ही रहे हैं, परंतु इसका परिमाण ज्यादा है, ये बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत हल्के जा रहा होगा, ऐसे समझ सकते हो। अगर ये दोनों बल है तो वे बहुत तेजी से खींचा हुआ है, बहुत हल्के खींचा हुआ है। अगर ये विस्थापन है तो ये ज्यादा विस्थापन है, ये कम विस्थापन है। जैसे ऐसे समझ लो, ये 2 मीटर इधर की तरफ, ये 10 मीटर उधर की तरफ, लंबाई ज्यादा है एरो। ठीक है, तो सर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो माना कोई भौतिक राशि, अब भैया एक तो है नहीं कि मैं सिर्फ एक मान लूं, इतनी सारी है, विस्थापन है, वेग है, बलागुण है, हमारे पास बल है, इतनी सारी चीजें, तो हम उसके लिए हम एक चीज तो लिख नहीं सकते। तो मैंने कहा कोई भौतिक राशि ए है, क्या है? ए। मैंने ए कोई भौतिक राशि मान ली, तो इस ए भौतिक राशि को कुछ भी हो सकता है, ये ए ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये विस्थापन हो सकता है, वेग हो सकता है, ये बल हो सकता है, बलागुण हो सकता है, ये कोई सी भी चीज हो सकती है। मान लिया ये ए है, तो अगर इस ए के सर के ऊपर में एक छोटा सा एरो लगा दूं तो ये बन जाएगा ए वेक्टर। क्या बोलेंगे हम इसे? ए वेक्टर। इसको कहेंगे हम ए सदिश। इस एरो की पहचान, इसके मुंडी है देखो सर पे, हाँ अच्छा कंफ्यूज मत होना, मैंने ब्रैकेट में रखा है, तुम कभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने, अरे रुक जाओ, लो अब सही है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मॉड भी लगाऊंगा तो फिर कंफ्यूज मत होना। तो इसके ऊपर अगर एरो है तो इसका मतलब है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर मतलब ए सदिश। तो अगर मैं फोर्स के ऊपर एरो लगा दूं तो समझ जाना वो वेक्टर है, वो फोर्स है, वही बल है, वही सदिश है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि ठीक है सर ए के ऊपर एरो है तो इसको कहेंगे ए वेक्टर, बी के ऊपर एरो है तो हम इसे कहेंगे बी वेक्टर, यानी कि ये एक ए सदिश है, ये बी सदिश है। सी के ऊपर वेक्टर तो सर हम इसको कहेंगे सी सदिश। तो लिख भी देते हैं, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, यानी कि ये है ए सदिश, ये है बी सदिश, तो मेरी फ्लो में ना हिंदी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, बी सदिश और ये है सी सदिश, ठीक है, 3 सदिश हमारे पास है। ये होते हैं सदिश दोस्तों, इससे दर्शाया जाता है सदिश को। तो कल के दिन किसी के भी ऊपर एरो लगा हुआ मिलेगा ना तो वो वेक्टर है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आती है बात। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे सर मैग्नीट्यूड दर्शाना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए ना दोस्तों परिमाण निकालने के लिए भी तो कुछ चीज बतानी थी। मैं कैसे बोल सकता हूं परिमाण? तो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बताने के लिए अपने पास आया मॉड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर ऐसे है तो इसका मतलब है ए सदिश, इसके बगल में 2 डंडे खींच दो ऐसे, इसके बगल में क्या कर दो, 2 डंडे खींच दो, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड ऑफ ए। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैं निकालना भी बताऊंगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब सिखाऊंगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना हो, बस तसल्ली से सारे लेक्चर ढंग से कॉपी पेन लेके देखते रहो। ए वेक्टर यानी कि इसका मतलब है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। तो गलती से क्वेश्चन के आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो आपको ये निकालना है, नहीं पूछे तो आपको इस दिमाग में रखना है कि ए के ऊपर वेक्टर है और 2 डंडे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब परिमाण है। कई बार इसको ना नॉर्मल ए भी लिखा जाता है ऐसे, कई बार इसको नॉर्मल ए भी लिख लेते हैं, ऐसा मत सोचना कि डंडे खींचे मिलेंगे। लेकिन इसके माथे पर ना एरो नहीं होगा, इसके सर पे एरो नहीं होगा। ऐसे लगा तो ये वेक्टर है भैया, ये सदिश बन गया, ठीक है। तो एरो नहीं लगा होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। कैसे निकालते, क्या निकालते, सब बताऊंगा, बस आपको इतना सुनना है कि मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका ये है और वेक्टर को लिखने का तरीका ये है, किसी भी सदिश को लिखने का तरीका ये है और किसी भी अदिश, नॉर्मली मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका ये है। तो ये हमारे पास है लिखने के तरीके, कैसे हम इसे लिखते हैं, क्लियर। तो इसको मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर हम इसे कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आओ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कि 2 वेक्टरों के बीच एंगल कैसे पता करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और इस इंपॉर्टेंट बात को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है, वेक्टर का इधर उधर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपको आना चाहिए। वेक्टर का इधर उधर करना आपको आना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, मैं एंगल बताऊंगा कैसे निकलता है, उसके लिए पैरेलल शिफ्ट यानी कि आपको पता होना चाहिए समांतर रूप से इधर उधर कैसे किया जाए। ठीक है, समांतर रूप से सदिशों का इधर उधर करना, उसको हम कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। सीखना है, इस पे पेपर पे क्वेश्चन नहीं आता, पर इसके बिना होगा भी नहीं। दोस्तों कहते हैं कि अगर मैंने ये एक वेक्टर बनाया है, ए वेक्टर, मान लो ये कोई ए वेक्टर है, और यहां पर कहीं पर भी बी सी डी कहीं दूर है, तो मुझे इसको ना गिरका के कहीं लेके जाना है, तो मैं इसको इधर उधर कर सकता हूं, मैं इसको इधर उधर कर सकता हूं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग या विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल शिफ्ट। मैं क्या कर सकता हूं, इसको उठा के ना, देखो मुझे उठाना किस तरीके से है, मुझे उठाना इस तरीके से है कि ये हिले ना, ये ऊपर ना हो, ये नीचे ना हो, एरो ऐसे ही रहे। कैसे रहे, ध्यान से सुनना। मुझे इसको क्या करना है, घुमाना फिराना इधर उधर। एक सेकंड, ठीक है, मुझे इसे घुमाना फिराना है बिल्कुल, लेकिन घुमाना फिराना इस तरीके से है कि घुमाना फिराना मुझे इस तरीके से है कि इसका जो ये रहे बेसिकली क्या, एरो, ये ऊपर नीचे ना हो, जैसे इसकी शक्ल है वैसी इसकी शक्ल रहे, जैसे इसकी शक्ल है वैसे इसकी शक्ल रहे। यानी कि देखो एरो ऐसी है, मैं इसको उठा के लाऊं टर टर टर, मैं इसको यहां पे ऐसे ही बना सकता हूं। इसकी शक्ल उधर ही है, मुंडी इधर ही है, मुंडी ऊपर तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हुआ कि गर्दन ऊपर हो गई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। आप चाहो तो इसको ऊपर घुटका दो टर टर टर, इसके पैरेलल ना टर 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 ऊपर की तरफ, थोड़ा मैं रंग बदल देता हूं, टर 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 टर, उतनी हाइट उतनी ही लेंथ होगी बेसिकली। मैं चाहूं तो इसको ना ऐसी पैरेलली कहीं पे भी लेके आ सकता हूं, पर लाना पैरेलल है, लाना समांतर रूप से, ऐसे चलाना है कि एरो की गर्दन उधर ही रहे, एरो की डायरेक्शन उधर ही रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको और अच्छे से समझाऊं पैरेलल शिफ्ट कैसे होगी। दोस्तों आपको डायरेक्शंस पता है, ये होती नॉर्थ, ये होती साउथ, ये होती ईस्ट, ये होती वेस्ट। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक एरो ये बना दिया, अब इसकी मुंडी किधर है, इसका सर किधर है, सर ईस्ट की तरफ है ना, देखो देखो ना डायरेक्शन, देखो इसकी डायरेक्शन, इसका हेड किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। मैं इसको इधर से उधर गिरकाना चाहता हूं, तो मैं घुमा, कहीं पे भी घुमाओ इसको, इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी घुमाओ, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया, टक 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 टक, इसके यहां से यहां, क्या मैं पैरेलल शिफ्ट में हूं? बिल्कुल, क्योंकि अभी भी इसकी गर्दन ईस्ट की तरफ है, अभी भी इसकी गर्दन जो है वो उधर की तरफ है, ईस्ट की साइड ही जा रही है। देखो हेड जो है अभी भी ईस्ट की तरफ है, मैं इसको ऊपर कर सकता हूं, ट्रुक ऊपर, अभी भी इसकी गर्दन ईस्ट की तरफ ही है। मैं इसको ऐसे नहीं घुमा सकता, मैं इसको ऐसे नहीं घुमा सकता, मैं इसको ऐसे नहीं घुमा सकता, पर मैं इसको ऐसे 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 कहीं भी घुमा सकता हूं, मैं इसको कहीं भी इसको आगे बना सकता हूं, पर डायरेक्शन वही होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैरेलल शिफ्ट। आओ एक और बात समझते हैं, एक और बार इसको समझते हैं ढंग से। माना कोई वेक्टर इस तरीके से, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका हेड इधर ही होना चाहिए। इसको मैं नीचे की तरफ पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि हेड इसका नीचे है, लेकिन मैं इसको पीछे बना सकता हूं, पैरेलल शिफ्ट है ना, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैरेलल शिफ्ट, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैरेलल शिफ्ट, जिसमें आपने वेक्टर को क्या किया, दाएं बाएं इधर उधर किया, लेकिन उसकी जो एरो डायरेक्शन थी वो चेंज नहीं की, उसकी दिशा नहीं बदली। तीर जिधर जा रहा था उधर ही जाएगा, देखो पहुंचेगा उधर ही, पहुंचेगा उधर ही, पहुंचेगा उधर ही। पर इसको ये नहीं कर देना कि इसको मैं ऐसे बना देता हूं पैरेलल शिफ्ट, नहीं, ये गलत है, क्योंकि अब ये ईस्ट की तरफ जाने लगा और जा कहां रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं, दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्ट, कि यू कैन पैरेलली शिफ्ट अ वेक्टर इजिली। ए वेक्टर अगर यहां पर है आपके पास, तो आप इस ए वेक्टर को यहां पे भी बना सकते हो, इस ए वेक्टर को यहां पे भी बना सकते हो,
इस ए वेक्टर को यहां पर भी बना सकते हो, नीचे शिफ्ट भी कर सकते हो, ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, पर शिफ्ट हमेशा पैरेलल होगा और उसी डायरेक्शन में होगा। यह है छोटी सी कहानी पैरेलल शिफ्ट की। आई होप ये बात क्लियर है। जल्दी से कमेंट कर दो। अब बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बनती है सारी की सारी चीजें। आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो सदिशों के बीच कोण कैसे देखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं पूछा जाता। इसका थोड़ा सा ना टिल्टेड रूप देखने को मिलेगा कि आपको देगा तो किसी और तरीके से, लेकिन पूछा इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालें। मान लिया वो कोण थीटा है, मान लिया वो कोण कितना है, थीटा वो कोण है, तो वो कैसे निकाला जाएगा सर? थीटा कैसे निकाला जाएगा, थीटा कैसे निकाला जाएगा, सवाल ये है। तो थीटा निकालने के लिए ना आपको करना क्या है, बहुत ही आसान सी चीज मैं बता रहा हूं। थीटा निकालने के लिए आपको यूज करना है हेड से हेड मिलाना होगा, ध्यान से सुनना, या टेल से टेल मिलानी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आपको हेड से हेड मिलाओ या टेल से टेल को मिला, ठीक है, याद रखना। तो हेड से हेड या टेल से टेल मिली होनी चाहिए, यानी कि मुंडी से मुंडी लगी होनी चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर है तो दो मुंडियां होंगी, दो वेक्टर है तो दो टेल होंगी, सीधी सी बात है ना। अरे भैया दो वेक्टर है, दो सदिश है तो दो मुंडी होंगी, एक की एक कहीं मान लो कहीं कहीं निकल रही है, तो दोनों की मुंडी आपस में जुड़ी हो या दोनों के पैर आपस में जुड़े हो। नहीं जुड़े तो जोड़ो, आगे पीछे इधर उधर करना सिखा दिया है। अगर सर हेड हेड नहीं मिला होगा और टेल टेल नहीं मिली होगी तो जोड़ो, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट अब आपके पास है। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर भी हम इसे कर सकते हैं शिफ्ट। तो एंगल कैसे निकाला जाएगा, दोनों के बीच कोण कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल मिला। ठीक, याद रखेंगे, हेड से हेड मिला होना चाहिए और टेल से टेल मिली होनी चाहिए, यानी कि भाई साहब सिर से सिर मिला। ठीक है, क्या कह रहे, काली बिल्ली काट लेती है सिर से सिर लगता है तो, ठीक है। और यहां पे होगा पैरों से पैर, या तो पैर से पैर मिले होंगे। इस तरीके से अगर होंगे तो जो छोटा एंगल बनेगा, जो छोटू एंगल होगा, अरे कहानी लंबी है, छोटी नहीं है, छोटू एंगल होगा, वो होगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और इसकी भी बात समझते हैं। माना किसी क्वेश्चन में ऐसा आपको दिया है और बोल दिया ये एंगल है मान लो 60 डिग्री, ऐसे दे दिया, तो अपन तो खुश हो गए कि सर थीटा दिया हुआ था, हमने थीटा की वैल्यू 60 लगाई और हमारा आंसर आ गया। पर सर हमारा आंसर गलत क्यों हुआ, काट क्यों दिया? तो आपने इस क्वेश्चन में नोटिस नहीं किया कि देखो ये है एक की मुंडी, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। जरा गौर से देखें इस डायग्राम को, तो क्या पहले ए की मुंडी बी की टेल से नहीं जुड़ी हुई क्या? देखो 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 ध्यान से देखो, ए की मुंडी बी की टेल से नहीं जुड़ी हुई क्या? हाँ सर जुड़ी तो है, ध्यान से देखो ना, ए की मुंडी, ए का हेड बी की टेल से जुड़ा हुआ है। अब ए का हेड अगर बी की टेल से जुड़ा हुआ है तो एंगल 60 क्यों होगा? एंगल 60 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल होता है जब हेड से हेड मिला हो या टेल से टेल मिली हो। बिल्कुल। तो अपन को क्या करना है? अपन को कुछ नहीं करना, हम सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट कि सर टेल से टेल कैसे मिलाई जाए। तो हमने क्या करना है, देखो या तो इस ए वेक्टर को उठा के टुकड़ 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 आगे ले आओ। देखो 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 देखो, इसकी पूछी है ना, इसकी पूछी है, टुकड़ 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 टुक 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 टुक। तो क्या ये पैरेलल शिफ्ट हो गया, हाँ या ना?
हो गया ना, पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, टुकुर 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 आगे कर सकता हूं पैरेलल शिफ्ट। मैंने इसको ऊपर नहीं किया, नीचे नहीं किया, ऐसे वैसे कहीं नहीं किया, एरो की डायरेक्शन वही थी वही रखी। हाँ सर, अब दोस्तों जरा नोटिस करेंगे, अगर ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल पूरा ऐसे देखो, तो एक आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि ये पूरा 180 का होता है, पूरा 180 डिग्री का होता है। एक स्ट्रेट लाइन जब ऐसे पड़ी होती है तो स्ट्रेट लाइन 180 का बनाती है, लीनियर पेयर बोलते हैं बेसिकली इसे, ठीक है ना। तो मैथ्स में पढ़ा होगा 180 का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों अगर ये वाला 60 है तो अंदर वाला देखो टेल से टेल। अच्छा मैं इसको साइड में बनाता हूं, ठीक है। देखो इस ए वेक्टर को ये बनाया हमने, ये बी वेक्टर ये गया, ये था यूं, ये था 60 डिग्री। तो देखो ना दोस्तों, एक का टेल, बी की टेल एक पॉइंट में, और ये एंगल कितना होगा, तो 180 में से 60 तो सर ये था, तो अंदर वाला कितना होगा 120 डिग्री, और आपका जो कोण होगा वो होगा 120 डिग्री। तो दो एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच का कोण आपको मिल गया, दो सदिशों के बीच का कोण आपको मिल गया। कॉन्सेप्ट टेल से टेल या हेड से हेड मिलो। एक तरीका ये था। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं सर, माना इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया हो, सर ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है 60 डिग्री। सर ये तो 60 डिग्री दिया था, हमने तो सीधे 60 डिग्री लगाया, आंसर आया। नहीं, ऐसे नहीं करना। हमने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट। आपने क्या किया, अभी एक बार इसको आगे कर दिया, अब एक बार ये भी तो कर सकते हैं कि सर हम बी को ना घुमा सकें। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हेड से हेड और टेल से टेल। हमें हेड से हेड और टेल से टेल मिलानी है एंगल के लिए। तो इसको पीछे खींचो, टुड़ुक 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 टुड़ुक, खींचो 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 खींचो, खींचा 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 खींचो 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 खींचो, तो देखो हेड हेड मिल गया। हाँ सर, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया सर, 2 2 2। हाँ सर, ये ऐसे बन गया, ये तो ऐसे बन गया सर। सर ये कितना था सर, 60 डिग्री था। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तब भी इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, 120 डिग्री। तो हेड से हेड और टेल से टेल मिलनी चाहिए, तभी आप कोण निकाल पाओगे। और छोटा एंगल, छोटा एंगल क्यों बोला छोटा एंगल? अरे भाइयों, तुम बोलोगे सर 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 जी, अरे सर जी, यो भी तो हेड से हेड ही है, यो भी तो एंगल हेड से हेड के बीच ही बन रहा, ये वाला एंगल भी तो हेड से हेड के बीच बन रहा है। तो आपको लेना है छोटा वाला एंगल, ठीक है। 180 से छोटा वाला जो भी एंगल होगा वो आप कंसिडर करोगे। सो दैट्स वाई ये आपका एंगल होगा, ये आपका एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको, हेड से हेड के अंदर वाला एंगल सही नहीं है, लेकिन याद रखना हेड से हेड या टेल से टेल मिली हुई होगी, उसमें भी आप छोटा एंगल लोगे, बड़ा मत ले लेना है। पूरा 360 में से 120 जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास 240। तो 240 भी तो इन दोनों के बीच कोण होना चाहिए, पर वो नहीं लेंगे, हम 120 लेते हैं, बात याद रखना, ठीक है। तो ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब आगे बात करते हैं और एक अब वेक्टर के टाइप की बात करते हैं। तो वैसे तो एग्जाम में ना बहुत टाइप, मतलब हमारी बुक्स में बहुत टाइप लिखे रहते हैं, लेकिन कंपटीशन में जिस टाइप को थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, जिस पे ज्यादा फोर्स डाला जाता है, वो होता है यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या है? ये यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश। अब हुआ क्या, ये एकांक सदिश का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो देखो अभी हमने वेक्टर को जाना, अभी हमने सारी चीजें जानी, अभी हमने ये जाना कि किस तरीके से भैया एंगल निकाला जाता है। अब एंगल निकालने के बाद अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो एंगल कैसे निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, हमने देख लिया। अब सर वेक्टर का काम तो क्या है, डायरेक्शन भी बताएगा ना, क्योंकि वेक्टर का मतलब एक्चुअल है क्या, किसी चीज के साथ, किसी परिमाण के साथ डायरेक्शन को जोड़ दो, वो वेक्टर बन जाएगा। साथ साथ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर ले। पर डायरेक्शन कैसे दी जाए, सोचने वाली बात थी। सर डायरेक्शन कैसे दी जाए, डायरेक्शन कैसे निकालें? तो इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एकांक सदिश का, यूनिट वेक्टर। तो इसको दर्शाते कैसे हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर इसका फॉर्मूला बताता हूं। इसको बोला जाता है ए के ऊपर एक छोटी सी कैप,
ए के ऊपर एक छोटी सी कैप, कैप, ठीक है। तो ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब जरा दोस्तों छोटी सी बात, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए, ये सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए, और इसका कोई रोल नहीं है, नाम यूनिट है ना। यूनिट का काम क्या होगा, यूनिट का मतलब क्या होता है, इसका परिमाण एक है, ये किसी से मल्टीप्लाई हो जाए ना तो बस उसको डायरेक्शन दे देगा, बस ये किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो डायरेक्शन दे देगा। ऐसे वेक्टर ढूंढो अपनी जिंदगी में जो तुमसे लग जाए, तुम्हें डायरेक्शन दे, बाकी तुम में कोई चेंज ना लाए, सिर्फ डायरेक्शन दे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, आपको दिशा देता है, दिशा प्रदान करता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक ना, मैग्नीट्यूड। इसका परिमाण कितना होगा, तो इसका परिमाण होगा दोस्तों एक, सिर्फ एक इसका परिमाण, ठीक है। लेकिन इसकी दिशा, ये क्या काम करता है, तो ये डायरेक्शन देने का काम करता है। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन। एकांक सदिश क्या करता है, एकांक सदिश दिशा देता है, क्या देता है, दिशा प्रदान करता है, दिशा देता है। यानी कि किसी परिमाण के साथ, किसी मैग्नीट्यूड के साथ हम यूनिट वेक्टर चिपका दें तो उसको वेक्टर बना देगा। किसी मैग्नीट्यूड के साथ देखो ना, ये परिमाण घूम रहा था, इसके पास कोई दिशा नहीं है, ये घूम रहा है, ठीक है। मैं जैसे परिमाण हूं, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं घूम रहा हूं, मुझे डायरेक्शन मिल गई, मेरे साथ कौन चिपक गया, यूनिट वेक्टर। तो परिमाण घूम रहा था, टिक टिक, मानो चलो ए से ही लेते हैं, परिमाण अकेला बाजार में घूम रहा था, इसको क्या मिल गई, दिशा मिल गई। दिशा कैसे मिली, ए कैप से। जैसे ही परिमाण को दिशा मिल जाती है वो क्या बन जाता है, वेक्टर। आप फॉर्मूले याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको बुक्स में फॉर्मूला बताया होगा कि वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, इस तरीके से आप इस तरीके से फील करो ना कि ये तो डायरेक्शन देने के लिए है। तो मैग्नीट्यूड बाजार में अकेला घूम रहा था, सडनली उसे क्या मिल गया, एक डायरेक्शन। डायरेक्शन मिलते ही वो वेक्टर बन गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहां हो, परिमाण और दिशा हो, वहां पे क्या बन जाता है, वो वेक्टर। तो अगर आप यहां से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देखेंगे तो वो आपको मिलेगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या हम इसको मॉड भी बोलते हैं, है ना। बात एक ही है, इसको मॉड बोलें या फिर मैग्नीट्यूड बोले, नॉर्मली मॉड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, यूनिट वेक्टर का, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। अब देखो फील फिर से कर लो, ये वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, देखो 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 फील करो ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड उड़ गया, बचा क्या, डायरेक्शन। तो ए वेक्टर क्या देती है, डायरेक्शन। फिर से देखो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर जो है भैया, इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि ये ए वेक्टर है, वेक्टर के पास तो दोनों चीज होंगी। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ परिमाण। तो यदि परिमाण ने परिमाण की मुंडी काट डाली तो बचा क्या, सिर्फ दिशा। और ए कैप क्या देता है, दिशा ही तो देता है। आई बात समझ में। तो ये इसकी छोटी सी कहानी है। तो ए वेक्टर हमने निकालना सीखा, किस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किस तरीके से हम ए कैप की वैल्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं सर, ए कैप डायरेक्शन देता है, ठीक है, जिसके साथ कैप वाली चीज लगी हो, डायरेक्शन। यानी कि मैं मार्केट में घूम रहा था, मेरे साथ जैसे ही डायरेक्शन मिली, मुझे एक दिशा मिल गई और मैं उस दिशा में निकल पड़ा। ठीक, क्या कह रहे हो निखिल, मैं समझा नहीं सर, सपोर्ट कर दो चैनल को। अच्छा बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो डायरेक्शन अपन को मिल ली। अब जरा एक छोटी सी बात समझो, कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो इतनी है, तो ये कैसे पता लगे। तो इसके लिए आता है हमारे पास ऑर्थोगोनल, इसे हिंदी में मैं जानता नहीं, ठीक है, इसे ऑर्थोगोनल ही कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अरे क्या आ रहा है, अरे कुछ नहीं करो, देखो फील करो, स्टार्टिंग से हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा, उस मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन जोड़ी, वो वेक्टर बन गया। फिर उस वेक्टर से हमने, अगर उसी वेक्टर को हम किससे, उसे देखो ना, अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, उसको हम डिवाइड कर दे
मैग्नीट्यूड से टक टक मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर आ गया, डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर आ गया। यानी कि देखो हमने क्या किया, परिमाण लिया, सदिश परिमाण लिया कोई, ठीक है, उसके साथ हमने क्या जोड़ दी, डायरेक्शन जोड़ दी, दिशा जोड़ दी, तो ये वेक्टर बन गया, ये सदिश बन गया। अब उस सदिश से हमने परिमाण काट दिया तो दिशा बन गई। तो ये दिशा कौन देता है? ये यूनिट वेक्टर देता है। अब सर दिशा तो इतनी सारी है, वो दिशा कौन सी दिशा है हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए उन्होंने यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल बना लिए। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री पे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता है इधर एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई एक्सिस होती है, और इधर हम यहाँ पे जेड बनाते हैं। ये जेड यहाँ नहीं है, ये जेड ये है, ये आपकी तरफ देखो, ये है एक्स, ये है y और ये है z आपकी तरफ। तो ये लाइन में ऐसे तो खींच नहीं सकता यूं, मजाक हो रहा, कहां से बना लूंगा मैं ऐसे लाइन? तो हमने इधर बना लेता है, ठीक है। ये है z एक्सिस, ये है z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। z का मतलब ये इस स्क्रीन से बाहर आती हुई ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे समझ लो, ये होगा। आई होप ये अंडरस्टैंड हो रहा हो, दिख रहा हो, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। तो सर मुझे कैसे पता ना परिमाण कहां घूम रहा था? तो हमने बोला भाई साहब अगर I मिला, अगर I मिला, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं कि अगर ये x में 2 कदम चला होगा, टुडुक टुडुक, तो हमने बोल दिया 2i कैप। i कैप क्या बताएगा? x को। i कैप किसको बताएगा? x एक्सिस को। i कैप किसको बताएगा? x एक्सिस को। तो x की डायरेक्शन बताई जाती है i कैप। यानी कि अगर कल के दिन किसी के आगे i कैप चिपका दिखा, अगले दिन किसी के आगे क्वेश्चन में आई कैप दिखा, आंखें बंद करके समझ लेना ये बंदा तो एक्स के लिए निकल लिया। मैं चल रहा था, मेरे साथ आई है, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं? एक्स। अगर मेरे साथ वाई कैप चिपका हुआ मिलता, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, कैप का मतलब एकांक सदिश, एकांक सदिश दिशा देता है। आई कैप मतलब एक्स की दिशा, जे कैप यानी कि वाई की दिशा, और अगर यहां पर आ जाए के कैप तो समझ जाना यह है जेड की दिशा, यानी कि ये जेड में भी कहीं है। तो अगर कोई वेक्टर आई लिखा हो किसी नंबर के साथ, 2i लिखा हो, 3i लिखा हो, तो इसे ऐसे समझना। देखो अगर मैंने लिखा 3i कैप, तो 3 का मतलब क्या है? परिमाण, और i उसके साथ चिपक गया तो दिशा मिल गई। याद करो 3 का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। i उसके साथ चिपक गया तो उसको डायरेक्शन मिल गई। तो भैया ये किधर की तरफ है? टुडुक टुडुक टुडुक, ये यहां कहीं पर जा रहा है, ये x एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब क्या है? 3i कैप का मतलब क्या होगा? मान लिया कोई एक वेक्टर है a 3i कैप, तो वो है x की जगह 1 2 3 कदम 3i, यहां पे है वो, इसका मतलब है वो 3i कैप। 3i कैप का मतलब यह है। मान लो इस पे किसी ने कहा कि एक बी वेक्टर है वो 2j कैप पे है, तो वो 2j कैप का मतलब कहां पर है दोस्तों? वो 1 और 1 2, वो यहां पर कहीं पर है। 2 का मतलब 2 कदम, j का 1 कदम को j, तो 2 कदम 2j, 1j 2j, 1i 2i 3i। इसी प्रकार से अगर किसी ने बोला एक वेक्टर c है वो है 4k कैप, तो आप समझ जाना टिक टिक टर, ये यहां नहीं, यहां पे होगा 1 2 3 4, यहां कहीं होगा, पर हम यहां पे बनाते हैं तो 1 2 3 4, तो ये 4k कैप है। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो इस तरीके से आपने समझा, यानी कि हमको सिर्फ i j k ने क्या बताया कि वो x की तरफ है, y की तरफ है, j की तरफ। सिंपल, वो x की तरफ है, y की तरफ है या z की तरफ है, इसको हमें कौन बता रहा है? i j k। i से पता लगेगा x की तरफ है, j से पता लगेगा y की तरफ है, k से पता लगेगा z की तरफ है, z का मतलब यहां। अब किसी के साथ सर ऐसा लिखा हो 2i कैप प्लस 3j कैप, सर ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब पता क्या कि वो 2 कदम i में और 3 कदम j में, यानी कि यहां पर कहीं पर है। मुश्किल है, 2 कदम i पर और 3 कदम j पर, यानी कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मतलब वो यहां कहीं पर है 2, 3 वाले कोऑर्डिनेट पे। यह है छोटी सी कहानी। वो कौन से कोऑर्डिनेट पे है? 2 कदम i पे और 3 कदम j पे। तो j से पता लगा y की तरफ, i से पता लगा x की तरफ।
इसको कहते हैं हम ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 90 डिग्री में, तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री में होंगे। क्योंकि आपको पता है ये आपस में 90 होता है, ये भी आपस में 90 होता है और ये भी आपस में 90 होता है। क्योंकि ये ऐसे ना, तीन पेन ऐसे पकड़ लो, एक इधर की तरफ, एक आगे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तीन पेन पकड़ लो, तीनों आपस में कहीं पे भी घुमा दो 90 डिग्री में होंगे, ऑर्थोगोनल्स होंगे। इसको कहते हैं हम ऑर्थोगोनल। आई होप ये क्लियर होगा। आई होप ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर? अब वेक्टर बनता कैसे है? इन आई जे के से वेक्टर बनता कैसे है? तो आई जे के से वेक्टर बनाया जाता है, ध्यान से समझते हैं। माना मैंने अभी दो ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है, इसको बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलता है, पर अभी मैं दो ही कंपोनेंट ले रहा हूं, एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं और एक वाई एक्सिस मान लेते हैं। ये दोनों आपस में 90 है। मैंने कहा मैं एक्स में A1 कदम आगे हूं या A कदम आगे हूं, और मैं Y में B कदम ऊपर हूं, जितने भी हैं B कदम ऊपर हूं, माने यहां पे कहीं पे हूं, तो मैं Y में B कदम पे हूं। तो मैं वेक्टर कैसे बनाऊंगा? तो मेरे वेक्टर बनाने का सिंपल तरीका है, माना कोई वेक्टर अगर दे दिया तो वहां पे दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अंडरस्टूड है यहां से कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो आई में भी है और जे में भी है, यानी कि एक्स की तरफ भी है और वाई की तरफ भी है। इस तरीके से नॉर्मल 2 डायमेंशन यानी कि दो विमाओं में, 2 डायमेंशन होंगे ना एक्स और वाई में, हम किसी वेक्टर को दर्शाते हैं। इस तरीके से हम किसी को 2 वेक्टर में दर्शाते हैं। बिल्कुल 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 ये बात याद रखनी है। अगर सर 3 की बात हो, अगर सर 3 पे चल रहा हो, 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएं, अगर सर 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएं, इसको हम इधर लेके चलते हैं, तो ऐसे मान लो ऐसे, तो कुछ कदम सर वो ए कदम यहां चला, बी कदम ऊपर चला, 3 कदम आगे चला, यानी कि बी कदम इधर, ए कदम इधर, बी कदम इधर और सी में इधर की तरफ ले लेते हैं, ऐसे समझ लो सी। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर वो सी है तो हमने मान लिया ए एक वेक्टर है, जिसको हमने लिखा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अंडरस्टूड है वो कितने कदम के में गया होगा? 3 कदम के हैं, सॉरी सी के 3, सी कदम के में है, बी कदम जे में है और ए कदम आई की तरफ चला है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये है 3D कोऑर्डिनेट्स में, अगर आपके पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है आई जे के की फॉर्म में। अब ये बात थी कि वेक्टर कैसे लिखा गया ऑर्थोगोनल्स में। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट बात, नोट, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, परिमाण कैसे निकाले। तो परिमाण कैसे निकाले, मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? तो अगर आपको कोई वेक्टर ए दे रखा हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, मानो 2 डायमेंशन में, तो आपको उसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। आपने लगाना है अंडर रूट, आपने आई के साथ जो चिपका है ए उसका स्क्वायर करके, और जो जे के साथ चिपका है बी उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। यह है आपका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। यह है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कि जो चीज आई के साथ लिखी है उसको लिख दो ए स्क्वायर करके, और जो चीज जे के साथ है उसको स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो और अंडर रूट में डाल दो। सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये 3 कंडीशंस में दे दे सर, मान लो कोई ए वेक्टर ऐसा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो कैसे निकाला जाए? तो बहुत ही आसान है, कुछ ना ही करना, अंडर रूट बनाने का, ए का कर दो स्क्वायर, बी का कर दो स्क्वायर और सी का कर दो स्क्वायर, और आपका आ गया है मैग्नीट्यूड। आपका मैग्नीट्यूड आपको मिल गया।
बहुत ही सरल ये चीज है, मैग्नीट्यूड परिमाण ऐसे निकाला जाता है। और इसको क्वेश्चन के थ्रू पे करते हैं, तो थ्रू अ क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लिया क्वेश्चन दे दिया कि एक ए वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, आपसे बोला है इसका मैग्नीट्यूड बताओ, परिमाण बताओ। तो कच्छू ना ही करना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी बन जाएगा 4 और 3 तिया हो जाएगा 9, अंडर रूट 13 जो भी इसकी यूनिट है वो इसका आंसर है। सिंपल है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड करके लिख दिया। ऐसे निकलता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई और जे क्या बता रहे हैं कि 2 कदम आई पे था, 3 कदम जे पे था, यानी कि ये 2D में चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक और बात करो, अगर हमें दे दिया है ए वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड बताएं, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36। आप इसे सॉल्व करेंगे, 36 और 6 हो जाएगा आपका 42 और 10 52, 52 और 5 होते हैं आपके 57 और 20 हो जाएंगे 77। ठीक है, करने में देख लो, 6 और 5 11, 11 ये हो गया, सही क्या नहीं किया है, देखो 6 और 5 11, 41, 41 और 20 हो जाएगा 61। ठीक है, 77 हमारा आंसर आ जाएगा 77। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है, एंड दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इस तरीके से आप परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आई होप ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से आपको एंगल निकालना है, क्या निकालना है। नाउ अब कल आगे की क्लास में, यानी कि कल की क्लास जो अब कल होगी, उसमें हम लोग निकालना सीखेंगे प्रोडक्ट, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, क्या वो रूल हैं, क्या वो वेक्टर एडिशन के लू है, मतलब जो ट्राइंगल लॉ होते हैं वो क्या लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, किस तरीके से हमें इन्हें ऐड करना है, कौन सा फॉर्मूला ऐड करना है। आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे सारे काम हो जाएंगे, चल जाएगा सारा का सारा काम। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग प्रोडक्ट्स निकालना सीखेंगे और ऑलमोस्ट इसको खत्म कर देंगे, यानी कि वेक्टर्स कल की क्लास में हो जाएगा खत्म। इसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल, फिर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, और इसके हिसाब से हम पूरा का पूरा काइनेमैटिक्स का चैप्टर अपने हाथ में लेके आगे बढ़ जाएंगे लॉज ऑफ मोशन की तरफ। तो ज़्यादा लंबी अब रही नहीं है, और अब थोड़ा सिलेबस तेज लेके चलेंगे, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन भी प्रॉपर फ्लो के साथ कर सकें। और सिलेबस थोड़ा तेज इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि अब टाइम थोड़ा कम है और चीज़ें हमारी बेसिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, तो अब चीज़ें तेज लेके चलेंगे। ठीक है, तेज मतलब इतनी भी तेज नहीं कि आपको समझना है, समझ में सारी चीज आएगी, वो तो मैं बैठा ही हूँ समझाने के लिए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और अगर आपको अच्छा लगता तो डेफिनेटली कमेंट करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें, लेकिन जिसको भी ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है, जो भी भाई तैयारी कर रहा है, जो भी बहन तैयारी कर रही है, उसको डेफिनेटली ये वीडियोस पहुँचाएं, सो दैट मैं ये नहीं कहता कि समझ में आता है तो पहुँचाएं, नहीं समझ में आता तो क्यों ही पहुँचाओगे, पर फिर भी स्टिल। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।